नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कई प्रमुख बैंकों ने बैंक एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी है। मतलब एफडी पर अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की गई है। एसबीआई की तरफ से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कुछ बैंक पहले ही कर चुके हैं, कुछ बैंक इफेक्टिव तौर पर अब शुरू कर चुके हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो फिर बैंक दरें क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका आप पर क्या फायदा होगा? आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा? डेट में अगर निवेश करने का ये सही समय है तो कहां पर आप निवेश कर सकते हैं? एफडी नहीं तो कहां पर निवेश है सही? इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज का करते हैं शो में स्वागत। और आज के शो में क्या है खास, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे बैंक एफडी की बढ़ी दरें, उसका कैसे लें फायदा, बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न कहां मिलेगा, छोटे लक्ष्यों के लिए कहां निवेश करें, साथ ही डेट निवेश से कैसे कैसे रिस्क जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले फिरोज, हम काफी समय से देख रहे थे कि एक दौर ऐसा आया जब एफडी पर लोगों को कुछ खास ब्याज दरें नहीं मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ, इनफैक्ट अगर हम 2022 की शुरुआत से ही देखें, एफडी के जो रेट्स हैं वो बैंक बढ़ा रहे हैं। अब जब एसबीआई बढ़ाता है तो उसके बाद कई बैंक्स उसको फॉलो करते हैं। हालांकि कई बैंक्स उससे पहले भी कर चुके थे। हम इन बढ़ी हुई एफडी की जो दरें हैं उससे क्या समझें? स्वाति जी नमस्कार। ऑफ कोर्स जैसे आपने सही हाईलाइट किया कि आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई नहीं, बट काफ़ी सारी बैंक्स ने, जैसे एसबीआई ने पहल की और बाकी बैंक्स ने फॉलो किया। तो ये हम इससे ये समझें कि ब्याज दरें हल्की सी बढ़ने की गुंजाइश है। 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले जब अप्रैल में पैंडेमिक था 2020 के अप्रैल में, तो काफ़ी ब्याज दरें घटी थी। आरबीआई ने भी बहुत जल्दी से घटाई थी पैंडेमिक से अकोमोडेट करने के लिए। अब वो थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 50 पैसा और आधा % और ब्याज दरें एफडीज की बढ़ने की गुंजाइश है अगले फाइनेंशियल ईयर में। दैट्स द फर्स्ट इंडिकेशन। सेकंड, क्योंकि 5 इयर्स की जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस में 5.75 की 5 ईयर एफडी मिल रही है, जो कि अच्छी रेट मानी जाएगी। सो लॉन्ग टर्म की एफडी रेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि 10 साल का जो ब्याज है गवर्नमेंट पेपर पे 6.8, 6.7, 6.8, 6.9 पे भी था गया था। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, छोटी अवधि के ब्याज दरें कम हैं, थोड़ी लंबी अवधि के ब्याज दरें अट्रैक्टिव हैं। तो लंबी एफडीज करना मुनासिब है। और 3-4 महीने में और 0.25%, 0.4% का एक्स्ट्रा ब्याज जरूर मिल सकता है, यहां से भी और अधिक। ओके, तो आपने शुरुआत में हाईलाइट किया कि क्या संभावनाएं और क्या वजह हो सकती है जो बैंक अब अपनी जो एफडी रेट से बढ़ा रही हैं। थोड़ा कनेक्शन हम यहां पर अपने दर्शकों के लिए समझना चाहते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं बेसिस पर एक निवेशक अपने निवेश की प्लानिंग करता है। अब बैंक और एफडी की दरें तो सबके सामने स्क्रीन पर जरूर हैं। आपने बोला कि आगे ये गुंजाइश हो सकती है क्योंकि एक लो इंटरेस्ट रिजीम, या एक जो हम एक लगातार 10वीं बार हमने देखा कि कोई दरों में बदलाव नहीं हुआ, शायद वो बदल सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे में अगर एफडी की दरें बढ़ती हैं या आने वाले समय में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, अगर आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है, कुछ बदलाव किया जाता है, तो उसका क्या असर हो सकता है? और अभी महंगाई के हिसाब से, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड में जो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं उसके हिसाब से एक कैसा इंपैक्ट है ये? देखिए, इंपैक्ट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट। देखिए, अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो हर जगह इफेक्ट पड़ता है, यहां तक कि इक्विटीज में भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आरबीआई ब्याज बढ़ाती है तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर्स के प्राइस में भी थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की गुंजाइश होती है। इसीलिए इक्विटी मार्केट्स काफी डरती रहती है आरबीआई की मीटिंग के पहले कुछ ब्याज बढ़ नहीं जाए। तो ये ब्याज का जो इंटर कोरिलेशन है हर एसेट के साथ है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हम देखें तो ये ब्याज जो बढ़ेंगी हल्की सी बढ़ेंगी, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी जितना ग्लोब में बढ़ सकती हैं। उसकी वजह से एफडीज में मुनाफा होगा, क्योंकि आप अच्छी खासी एफडीज का आप आनंद ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स।
डेट फंड्स आपको बहुत परख के लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डेट फंड में नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो आज आपके करंट डेट स्कीम्स हैं उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, और जो भी आप नए वाले खरीदने वाले हैं वो कौन से किस्म के खरीदने चाहिए ताकि ब्याज बढ़े तो भी आप पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आए और सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट से ही सीमित रहे पोर्टफोलियो। फिरोज, आपने जिक्र किया कि लॉन्गर टर्म में जो एफडीज हैं उनकी ब्याज दरें ज्यादा आकर्षक है अगर हम उसको छोटे टर्म की एफडी से अगर कंपेयर करें। अगर हम किसी एक निवेशक के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें, लंबी अवधि में लोग ज्यादातर जो इक्विटी है शायद उसमें निवेश करना चाहें थोड़ा हाई रिटर्न के लिए भी, या फिर कुछ ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी है जो लॉन्गर टर्म की है जो आपको एक तरीके से फिक्स्ड रिटर्न देती हैं। एफडी कोई लॉन्गर टर्म के गोल के लिए क्यों चुने, स्पेशली अगर एक अट्रैक्टिव रेट हमें यहां पर मिल रहा है? स्वाति, सब पर्सनल फाइनेंस में सबके लक्ष्य अलग होते हैं, सबकी करंट स्थिति अलग होती है। तो अगर मैं उदाहरण दूं कि लॉन्ग टर्म में एफडी का प्रयोग कौन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिटायर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी रिटायरमेंट आ चुकी है, आने वाली है, तो अगर वो अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस समझो कि 1 करोड़ रुपया है फॉर एग्जांपल, तो वो डालते हैं तो महीने के अगर उनको 45 से 50 हजार रुपए खर्च के लिए मिल जाते हैं एफडी के माध्यम से, तो एक अट्रैक्टिव व्हीकल हो जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप इक्विटीज में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। सो एवरीबॉडी कुड हैव डिफरेंट सर्कमस्टांस, इसीलिए मेरा ये मानना है कि हायर इंटरेस्ट रेट की जो एफडी है, स्पेशली जो रिटायरमेंट के इर्द गिर्द हैं या रिटायरमेंट के बाद जो अपने पैसे को कंज्यूम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जिनकी इन टैक्स स्लैब्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, कोई अगर 30% की टैक्स की स्लैब में है तो उनके लिए एफडी इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि डेट फंड में टैक्स की रियायत मिलती है। तो रिटायर्ड और क्लोज टू रिटायरमेंट पीपल विथ लोअर टैक्स ब्रैकेट, जिनकी कमाई कम हो, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद कमाई नहीं होती है ज्यादातर, तो आप टैक्स ब्रैकेट्स में हाईएस्ट स्लैब में नहीं आते। तो रिटायर्ड लोअर टैक्स स्लैब इंडिविजुअल्स के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये। ओके, तो मतलब सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन को बैंक खास तौर पर अतिरिक्त लाभ देते हैं। अब ये जो कुछ चेंजेस हमने देखे हैं, रिवाइज रेट्स देखे हैं, उसमें जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स का तो एक एडिशनल बेनिफिट सीनियर सिटीजन को दिया गया एज कंपेयर टू जो बाकी जनरल कैटेगरी है। अब जैसे बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन है वो हमसे पूछते हैं कि अगर हमें आने वाले टाइम में अब एफडी में निवेश करना है तो क्या हम ये समझे कि हाँ ये अच्छा दौर है एफडी में, क्योंकि एक दौर चलता है फिरोज, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करने का। जब हम एक लोअर इंटरेस्ट रिजीम में, हालांकि अभी भी है लेकिन आगे आने वाले टाइम में शायद तस्वीर बदल सकती है, तब एफडी उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, क्योंकि अब हम ये मान रहे हैं कि एफडी आने वाले टाइम में थोड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। एफडी का एक दौर चल सकता है इनफैक्ट सीनियर सिटीजन के लिए भी। यस स्वाति जी, डेफिनेटली एफडी का दौर चल सकता है, स्पेशली वो जो एफडी आपको जो स्टेबिलिटी दे सकती है वो कम इंस्ट्रूमेंट्स दे पाती हैं। बट ये कहने के बाद आई वुड लाइक टू से दैट 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एफडी का नाम सुनते ही एक निवेशक को लगता है कि ये बिल्कुल सेफ है, तो हमेशा एफडी सुनते ही वो कॉर्पोरेट एफडी को भी कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक के तुलना में इक्वल मानते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक के इक्वल मानते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एफडी बिल्कुल ना करें। कॉर्पोरेट एफडीज अलग चीज होती है, उनका रिस्क अलग होता है, वो रिटर्न थोड़ा सा अधिक रिटर्न के चक्कर में 1-1.5% ज्यादा मिलने की लालसा में ये गलत दिशा में चले जाते हैं। तो ये मेरी हमेशा विनती रहती है रिटेल निवेशक के, एफडी सुनते ही आप हर एफडी को एक समान ना माने, और कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और बैंक्स के एफडीज ना करें, कॉर्पोरेट एफडीज ना करें, वो रिटेल नहीं समझ पाता उसका रिस्क क्या है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो एफडी इतनी अच्छी व्हीकल नहीं है। माना उसका दौर चल सकता है, लार्जली रिटेल में इंडिया बहुत सारे लोगों का देश है, तो उनके लिए भी एफडी काफी लोगों के लिए मुनासिब है जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, जो 2-3% है, इंडिया का ज्यादातर नहीं है। उनके लिए डेट फंड्स में आपको 5 साल में अगर 1 लाख रुपए की आप एफडी करते हैं तो अगर आपको 21,000 रुपए का ब्याज मिलता है आफ्टर टैक्स 5 साल का, डेट फंड में 26,000 का मिल सकता है। तो 5,000 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर आप डेट फंड में जाएंगे, अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं। स्वाति, ओके, तो ये कुछ पॉइंट टू बी नोटेड है। हाई टैक्स स्लैब
तो डेट फंड आपके लिए ज्यादा बेटर रह सकता है एज कंपेयर टू एफडी, क्योंकि वहां पर एक टैक्स का गणित बदल जाता है। यहां पर ये ध्यान में रखने की जरूरत है। फिरोज, क्योंकि आपने डेट फंड का यहां पर जिक्र किया, जब एफडी में निवेश का एक विकल्प के तौर पर हम तलाशते हैं तो डेट फंड्स का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। अब क्योंकि हम टेन्योर की बात कर रहे हैं, मानिए हम एक 5 साल तक की एफडी या 3 साल तक की एफडी एज कंपेयर टू अगर हम डेट फंड जो 3 साल के या 5 साल तक के अगर ड्यूरेशन में हमें डेट फंड चाहिए, तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, मैं इसमें स्क्रीन पर भी चला रही हूं, इसमें कुछ ऐसे कैटेगरीज है जिसमें एट पार है अभी आजकल के जो रिवाइज रेट्स के हिसाब से ऑलमोस्ट एफडी के रेट से। क्या ये कहना जायज होगा या वाजिब होगा कि जो लोग ऐसे जैसे अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डेट फंड्स हो गए या लिक्विड डेट फंड्स हो गए या फिर लो ड्यूरेशन फंड्स हो गए, वो अगर डेट फंड में निवेश कर रहे हैं तो एफडी शायद उनके लिए ज्यादा आकर्षक निवेश हो सकता है? यस, बिल्कुल स्वाति जी। देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, लिक्विड फंड और लो ड्यूरेशन फंड, ये तीनों बहुत लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ज्यादातर लोग इसमें पैसा डालते हैं तो 1 महीने से लेके 3 महीने तक की निवेश करते हैं। तो इसके अगर हमें रिटर्न की तुलना करना है तो 3 या 6 महीने की एफडी के मुकाबले इसकी रिटर्न की तुलना करनी है। फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म डेट फंड या लो ड्यूरेशन लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट फंड ले रहे हैं तो एफडी भी बेहतर है, क्योंकि उसमें भी आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता है। डेट फंड में भी शॉर्ट टर्म के लिए 3 साल के पहले विड्रॉवल करने पे टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो दोनों एक कंपीटिंग एसेट बन जाते हैं, लिक्विड फंड और एफडीज। सो आई थिंक एफडी को छोड़ के आप डेट फंड में इसीलिए जाते हैं ताकि वो 3 साल बाद की जो टैक्स की रियायत है उसकी आप प्राप्ति कर सके और उसका मुनाफा ले सकें। उसके छोटे अवधि के लिए आई थिंक एफडीज एंड डेट फंड्स डोंट कम्पीट सो वेल। सो एफडी भी बेहतर है और डेट फंड भी ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ही डेट फंड की मेरिट आती है एफडी के मुकाबले। बिल्कुल। फिरोज, अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल आपसे लूं, जैसे कोई एक निवेशक है, उनको डेट फंड में निवेश करना है, 5 साल का उनका नजरिया है निवेश करने का, वो चाहते हैं कि वो फिक्स्ड इनकम में निवेश करें या डेट में निवेश करें, या वो एफडी करना चाहे, तो एफडी के लिए 5 साल तक के ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जिससे उनको फायदा होगा फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने का, या फिर अगर आप डेट उनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, 5 साल की टाइम फ्रेम्स के लिए अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, इसका कोई दो राह नहीं है कि डेट फंड में आपको अधिक रिटर्न मिलेगा, वो भी पोस्ट टैक्स। अगर कोई 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं जो काफी लोग रिलेट कर पाएंगे, 1 लाख रुपए पे अगर आप डेट फंड की 5% की भी रिटर्न माने, जो कि एफडी से कम मानी जाएगी ऑन अ प्री टैक्स बेसिस, उस पे अगर 5 साल की होल्डिंग पीरियड लें तो आपको 1,27,800 रुपए की आपकी मेच्योरिटी अमाउंट आती है 5% की रिटर्न पे। क्योंकि ये इसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, जिसका मतलब है कि महंगाई की रियायत मिलती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कंप्यूट होता है, तो इसमें आपकी जो टैक्स लगेगी वो सिर्फ 6,000 रुपए की लगेगी 27,800 रुपए के गेन पे। अगर आप वो 6,000 रुपए डेबिट रिड्यूस कर दें तो आपकी जो टोटल पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो 4.82% पर एनम के आधार पे आपको रिटर्न मिलती है। 4.82% पोस्ट टैक्स, वही अगर मैं एफडी से तुलना करूं तो 3.9 और 4.09 के बीच में उसकी रिटर्न होगी। डिपेंडिंग ऑन एसबीआई में करें तो 3.9, एक्सिस में करें तो 4.09। जो 80.8% की जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो टैक्स की रियायत की वजह से है। आई थिंक दैट्स द की एग्जांपल व्हिच एवरीवन शुड टेक होम। ओके, क्योंकि कई दर्शक अभी हमारे साथ हो सकता है जुड़ रहे हो, मैं उनके लिए आपसे चाहती हूँ, आपने हालांकि बता दिया है कि एफडी पर टैक्स किस तरीके से लगता है। जैसे एक हमारे दर्शक है फेसबुक पर पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एफडी में टैक्स का जो एक गणित है वो क्या कहता है? देखिए, जब आप एफडी में लगाते हैं तो टैक्स का ये रूल कहता है कि आप अगर एफडी में 5 साल की एफडी करते हैं और उससे कोई इंटरेस्ट आप लेते नहीं है, इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करा देते हैं, तो भी आपको साल दर साल 31 मार्च को जो भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ, अक्रू का मतलब जो आपने कमाया, जो बाकी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, उस पे भी आपको अपनी टैक्स भरनी पड़ती है 31 मार्च की वैल्यूएशन के हिसाब से। तो पॉइंट 1, आपको एफडी में
ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ही टैक्स भरनी है। अगर आपने पैसा निकाला भी नहीं और आपको ब्याज दिया नहीं गया, फिर भी आपको उसका टैक्स का हिसाब करके टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। ये फर्स्ट डिफरेंस है डेट फंड के मुकाबले। सेकंड, टैक्स होती है मार्जिनल टैक्स रेट के आधार पे। अगर आप 30% के स्लैब में हैं तो टैक्स 30% लगेगा, अगर आप 20% के स्लैब हैं तो 20 में लगेगा, और 10% के स्लैब में हैं तो 10% लगेगा, अगर आप 0 के स्लैब में हैं तो 0 टैक्स लगेगा। तो दैट्स द सेकेंड थिंग। तीसरा, आपको महंगाई की छूट नहीं मिलती है, जिसको हम टेक्निकली इंडेक्सेशन कहते हैं, टैक्स के भाषा में इंडेक्सेशन कहते हैं, जिसमें अगर समझिए कि 5% की कमाई हुई आपकी, और अगर महंगाई 4% की है, तो आपको सिर्फ टैक्स 5 - 4 1% पे भरने को इंडेक्सेशन कहते हैं। ये सुविधा सिर्फ डेट फंड के इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म डेट फंड के इन्वेस्टर्स को ये प्राप्त है। अगर मैंने 5% का ब्याज कमाया अपने डेट फंड में और महंगाई 4% की आई, तो मुझे पूरे 5% पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 5 - 4 जो 1% है, उसी पे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरने की जरूरत है। उस फिनोमिना को इंडेक्सेशन कहते हैं। सो दिस इज हाउ यू लुक एट टैक्सेशन फॉर एन एफडी। तो ऐसा कोई निवेश नहीं जिसमें किसी तरीके का कोई जोखिम या रिस्क शामिल ना हो। इस पर अब चर्चा करते हैं। फिरोज अजीज हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से। फिरोज, लोगों को आमतौर पर ये लगता है कि अगर आपको कम जोखिम का निवेश करना है तो फिक्स इनकम प्रोडक्ट ले लीजिए या डेट में निवेश कर लीजिए, लेकिन ये समझना और जानना जरूरी है कि डेट में कितनी तरह के रिस्क होते हैं। अगर किसी को एक अच्छा डेट पोर्टफोलियो बनाना है तो कितने तरीकों की जोखिम के बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए? स्वाति जी, 2 इंपॉर्टेंट जोखिम के बारे में इनको पता होना चाहिए हर निवेशक को। एक होता है क्रेडिट रिस्क। कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें ये रिस्क जरूर होता है, अलग अलग मात्रा में। क्रेडिट रिस्क सुनने में बड़ा भारी भरकम वर्ड है, बट इतना कठिन नहीं है। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि आपने अपने पैसे किसी कंपनी को उधार दिए, उसको कहते हैं डेट, या बॉन्ड खरीदा आपने तो उधार दिया। अगर वो कंपनी आपने जो उधार दिया था वो वापस करने की क्षमता ना रखे, जब आपके पैसे वापस लेने की बारी आए और वो डूब जाए या बैंक करप्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क हो जाना। सो क्रेडिट रिस्क इज नथिंग बट पैसे दिए और वापस ना आ पाए क्योंकि कंपनी स्ट्रांग नहीं थी, वो एक रिस्क होता है। ये एफडी से शुरू होके हर डेट इंस्ट्रूमेंट में ये क्रेडिट रिस्क जरूर होता है। सेकंड, दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ब्याज दरें बढ़ने और घटने की वजह से जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ब्याज ऊपर जाती है, डेट फंड में नुकसान थोड़ा सा होता है, अलग अलग मात्रा में होता है, तो इस फिनोमिना को इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज नथिंग बट, अगर ब्याज ऊपर जाए तो मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण रिस्क होते हैं कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट में। ज्यादातर सेकंड रिस्क जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो डेट फंडों में होता है। कई सारे डेट फंड है जिसमें ये रिस्क नहीं होता है, तो आपका चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट रिस्क कभी भी अगर आप देखें तो ऐसी जगह पैसे डालें कि 10-15 जगह आपके बॉन्ड खरीदे गए हों। जैसे डेट फंड में अगर आप एक डेट फंड खरीदते हैं तो 25 अलग कंपनियों को आपके पैसे बांट दिए जाते हैं, तो ये रिस्क कम हो जाता है। ओके, ये आपने, इनफैक्ट मैं इसी पर आने वाली थी आपसे कि जब हम एक डेट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इन रिस्क को ध्यान में रखते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है। अब मानिए कई निवेशक है, क्योंकि एफडी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो एफडी तो कई लोग रखते ही रखते हैं। अब उनको डेट पोर्टफोलियो भी बनाना है, तो विद इन डेट पोर्टफोलियो एक जो एलोकेशन होता है, फिक्स्ड इनकम का पोर्शन या फिर डेट फंड का पोर्शन, आपको क्या लगता है रिस्क के हिसाब से या किसी और पैरामीटर के हिसाब से कैसा लेआउट होना चाहिए इसका? स्वाति जी, एज एक्सपर्ट और एज अ ग्रेट चैनल, हमारा जो फर्ज बनता है कि जो हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए सरल कर दें, उसमें अगर मैं 2-3 कैटेगरी बोलूं, क्योंकि 16-17 कैटेगरी हैं डेट कैटेगरी में, और सब रिटेल निवेशक ये 16-17 समझने के लिए उनको पीएचडी करनी पड़ेगी, तो मैं 2-3 कैटेगरीज बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जी का हर दर्शक इनको कैटेगरी को इन्वेस्ट कर सकता है और बेफिक्र होकर अपने एफडी के पैसे डेट फंड में डाल के एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकता है। तो 2 कैटेगरी, एक होती है बैंकिंग एंड पीएसयू कैटेगरी।
इसमें जो भी पैसे आप डालते हैं वो सिर्फ बैंकों में निवेश होते हैं और पीएसयू कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, उसमें ही इन्वेस्ट होते हैं। तो बैंकिंग पीएसयू कैटेगरी एक बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है फॉर अ फर्स्ट टाइम डेट इन्वेस्टर, और दूसरा शॉर्ट टर्म कैटेगरी। ये दो कैटेगरी में क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों कम से कम है या ना के बराबर है। तो उसमें मैं आपको दो स्कीम्स रेकमेंड कर देता हूं स्वाति जी। एक है एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, जिसमें सिर्फ बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है और गवर्नमेंट की कंपनियों को उधार दिया जाता है, तो उनकी डूबने की संभावना ना के बराबर होती है। और शॉर्ट टर्म फंड में आईसीआईसीआई का शॉर्ट टर्म फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का शॉर्ट टर्म फंड। ओके, तो डेट में भी अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे फंड्स या कहां पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है? अगर आपको अपने एफडी का पैसा लगाना ही है तो ये फिरोज ने एक रेकमेंडेशन जरूर दी है। पर लुकिंग फॉरवर्ड एक मैं आपसे आइडिया लेना चाहती हूं और जो निवेशक भी समझना चाहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट साइकिल का जो ये पूरा जो हम देख रहे हैं पूरा ये सीन, आने वाले टाइम में ये कहां जा सकता है? क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही इंटरेस्ट रजीम में नहीं रह सकते हैं। क्या ऐसे पोटेंशियल्स हैं या क्या ऐसे संकेत है जिससे हमें मालूम चलता है कि आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स किस तरफ जा सकते हैं? स्वाति जी, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंडिया की काफी स्टेबल रहेंगी। यूएस की इंटरेस्ट रेट्स में बड़ा दबदबा है, बहुत डर है निवेशकों में। इंडिया की इंटरेस्ट रेट ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो सकती, ऊपर बहुत ज्यादा भी नहीं जा सकती। इसीलिए जैसे स्टार्टिंग ऑफ द शो मैंने कहा था 25-50 पैसे का इजाफा आप मान सकते हैं, क्योंकि महंगाई इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल की है लास्ट 4-5 सालों में। जैसे यूएस में महंगाई 30 साल से इतनी ऊपर कभी नहीं गई। इंडिया की जो महंगाई है वो लास्ट 5 सालों से काफी कंट्रोल में रही है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि आज इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में जो 10 साल के इंटरेस्ट रेट्स हैं, आप देखें आरबीआई या गवर्नमेंट को बॉन्ड पे 6.8% आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उधार दे के कमा सकते हैं, 6.8%। और आप खुद होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको 6.5 में देने के लिए तैयार है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सस्ते दामों पे होम लोन ले पा रहे हैं, तो इसीलिए और ब्याज दरें बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप टू मच एंड दे विल बी स्टेबल। थोड़ा सा और बढ़ने की गुंजाइश है, बट अगर ग्लोब को देखूं तो थोड़ा तो भय लगता है कि उनके ब्याज दरें काफी ऊपर जाने की गुंजाइश है, क्योंकि वो सब जीरो पे थे। अगर जीरो ब्याज पे अगर पैसा बांटा जाएगा डेवलप्ड इकोनॉमीज में, तो वो सारी जिंदगी तो नहीं चल सकता, वो रिवर्स जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका फिरोज, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। हमने एफडी पर चर्चा की, डेट पोर्टफोलियो पर चर्चा की, कुछ बारीकियां समझी, हमने डेट से जुड़े हुए रिस्क की, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। तो मनी गुरु में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।